आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। जश्न का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जो राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है असम, पश्चिम बंगाल और साथ ही तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में भी वोटों की गिनती जारी है। अलग अलग तस्वीरें आ रही है। लेकिन इस बीच अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इतिहास रच दिया है और भाजपा के इस इतिहास पर ममता बनर्जी जो है अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देती नजर आ रही हैं। यानी कि जो जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, इस बीच ममता बनर्जी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो संदेश सामने आया है। सबसे पहले आप वो वीडियो संदेश सुनिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे अपने तमाम सहयोगियों के साथ। জানিয়ে বলছে প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कैंप सेंटर फोर्स यहाँ पे खड़ी हुई थी सर, उनके सामने यहाँ पे थी जरूर थी, इसलिए अगर किसी की कोई गलती है। तो फिलहाल रुझानों को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी आपको जगह छोड़ करके जाना नहीं है, नजर बनाए रखना है। अभी भी उलटफेर की संभावना जो है वो पूरी तरीके से है। कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है और यही कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति में होना भी चाहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा है और साथ ही हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बंगाल में तस्वीरें अब साफ होती जा रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी काफी ज्यादा पिछड़ गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस वीडियो में नजर आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस को कैसे देखती हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस भले ही वीडियो में नजर आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया गया वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जनसभाओं में कहती नजर आई थी कि परिवर्तन करना है, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। तो वो जो परिवर्तन शब्द था कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो एक अलग छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात करें तो 194 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है। और साथ ही अगर बात करेंगे यहाँ पर तो टीएमसी जो है वो फिलहाल 92 सीटों पर नजर आ रही है। तो इससे लोगों में काफी ज्यादा अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं और अब लोग जो है वो इसके लिए तैयार है। देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन जो चीजें लेकर के आ रही है 96, 97, 98, क्या 100 का आंकड़ा भी टीएमसी पार कर पाएगी कि नहीं? देखिए, जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है और 100 तक का आंकड़ा टीएमसी टच कर पाती है या नहीं, अब इस पे भी संदेह बना हुआ है कि क्या 100 के आंकड़े को भी टीएमसी टच नहीं कर पाएगी। यानी कि ये वही इतिहास की ओर बढ़ रहा है जो सीपीआईएम के साथ हुआ था, जो 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में राज करती थी। यानी 1977 से लेकर के 2011 तक जो सीपीआईएम ने पश्चिम बंगाल में राज किया था और उस दौरान ममता बनर्जी का जो जन्म हुआ था राजनीति के जगत में, वो तस्वीरें अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। उस समय भी बहुत साइलेंट
साइलेंट वोटिंग हुई थी रेखा। जो पूरे कोर वोटर्स है टीएमसी के, वो इस बार बहुत ज्यादा साइलेंट नजर आए। जिस तरीके से सीपीआईएम के टाइम पर सीपीआईएम के जो कोर वोटर्स थे वो साइलेंट नजर आए थे। और सबसे खास बात, इस बार तो माइग्रेंट्स जो है वो काफी संख्या में यहां पर पहुंचे थे वोटिंग के लिए। इस पर भी लोगों का सवाल उठाता है कि आखिर जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं वो एसआईआर में बाहर हो गए, लेकिन जो माइग्रेंट करके बाहर जा चुके हैं, जो वहां पर सारी चीजों को देख रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, उनका नाम कैसे नहीं काटा, इस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तो ये 100 का आंकड़ा भी तय करना यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक 292 सीटों की जो पूरी बढ़त है उसे यहां पर दर्शाना शुरू कर दिया। अभी भी 2 सीट ऐसे हैं जिस पर अभी भी पत्ते नहीं खुले हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो अब फिलहाल लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ ये बनी हुई है कि ये जो रुझान है वो जीत का आंकड़ा कैसे तय करती है। बिल्कुल, देखिए पूजा, एक वक्त लंबा निकल चुका है, यानी कि अब थोड़ी देर में 2 बजेगा, 2:30 बजेगा, 3 बजेगा और तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। 6 बजे का वक्त जो है वो पीएम मोदी ने दिया है और वो दिल्ली में बीजेपी कार्यालय जाएंगे। इस बार का जश्न कुछ और होगा, क्योंकि इतिहास में भाजपा जो है इस तरीके का करिश्मा पश्चिम बंगाल में कभी करके दिखा ही नहीं पाई है। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार की अगर हम बात करें पूजा, तो बिहार में भाजपा थी, एनडीए के साथ थी, पहली बार वहां भी मुख्यमंत्री मिला और अब पश्चिम बंगाल में वो इतिहास रचने जा रही है। और एक तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देखें कि किस तरीके से सभी भगवा रंग के अबीर के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है और सभी लोग होली बीते हुए काफी लंबा समय हो चुका है रेखा, मार्च महीना और ये अब मई महीने चल रहे हैं, लेकिन आज ही आपको याद होगा कि 4 मार्च को ही यहां पर होली था और आज 4 मई है, यानी कि 2 महीने के अंतराल में एक बार फिर से होली खेलने का मौका जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मौका मिला है। लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वो सारी तस्वीरें हम लोगों को कोलकाता में देखने को मिल रही है। इतिहास है, बिल्कुल इतिहास है पूजा, चूंकि कई सारे ऐसे बयान भी है वो सुनाएंगे, लेकिन पहले अपने सहयोगी अनिल के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, चूंकि देखिए 5 राज्यों में हो रहे हैं आज जो काउंटिंग चल रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वह पश्चिम बंगाल बना हुआ है, चूंकि ये एक तरीके से भाजपा ने इतिहास रच दिया है और कई सारे मुद्दे हैं जिससे इसका श्रेय जा रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो या फिर एसआईआर को लेकर के जो बातें कही जा रही थी। कौन से वो फैक्टर रहे अनिल जिसकी वजह से आज ये परिणाम भाजपा को देखने को मिले हैं पश्चिम बंगाल में? मैं चाहूंगी उन बिंदुओं पर खास करके आप ध्यान आकृष्ट करिए। जी देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने इस समय जो है काफ़ी दिलचस्प वहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है और बीजेपी का जो है वो बढ़त साफ दिखा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर टीएमसी का राज था और किस तरह से टीएमसी के राज को बीजेपी ने ख़त्म किया। ये पहली बार बीजेपी वहाँ पर परचम लहरा रही है। अगर याद करें कि लेफ्ट की बात करें तो 15 साल पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने लेफ्ट को पछाड़ा था, उसका जो किला है उसे ध्वस्त किया था, सेम टू सेम अगर कहा जाए बीजेपी टीएमसी का किला ध्वस्त करते हुए यहां पर नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर वहां के लोगों की बात करें कि क्यों आखिर बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, यहां तक कि टीएमसी को भी उम्मीद नहीं था और बीजेपी को भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि 2021 में भी टीएमसी बीजेपी इसी तरह दावा करती थी और उसे कहा जाए कि टीएमसी सीधे सीधे उस समय भी इस तरह से नकार रही थी कि नहीं ये गलत हो, ये हमारी जीत होगी और टीएमसी का इस बार भी दावा था कि हमारी जीत होगी। अभी ममता बनर्जी का जिस तरह से आपने सुनाया कि अब सभी जो है टीएमसी के कार्यकर्ता वहां काउंटिंग स्थल पर जमे रहे और इस बात को देखें, कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है, ये टीएमसी को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। टीएमसी के ममता बनर्जी की बात करें और साथ ही साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात करें तो कहा जाए वहां पर भ्रष्टाचार का जिस तरह से आलम था और वहां जो गरीबी थी, वहां पर बदलाव के मूड में वहां पर जनता नजर ही आ रही थी। वहां पर पूजा और रेखा जी अगर वहां पर जाएंगे, अगर कोलकाता और उसके जो कुछ प्रमुख शहर हैं उससे 20 किलोमीटर की दूर भी चली जाइए, वहां की जो गरीबी स्थिति है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कई ऐसे
बुजुर्ग महिलाएं हैं, कई महिलाएं हैं जो चप्पल तक नहीं पहनती हैं। वहां पर गरीबी का ये आलम था। अगर देखिए, अगर सेक्स वर्कर्स की बात करें, जहां पर महिलाओं की जो है एक तरह से कहा गया जाए मजबूरी, वो शौक से नहीं मजबूरी इस तरह से रहता है। और किसी भी पूरे देश में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सेक्स वर्कर्स में ज़्यादातर अगर कहा जाए महिलाएं हैं तो वो बंगाल की हैं, नेपाल की हैं। ये स्थिति है। और वहाँ पर क्या गंभीर स्थिति बनी हुई थी, भ्रष्टाचार का ये आलम था, जिसके कारण जनता जो है पूरी तरह से मन बना चुकी थी। और इसमें SIR की भी बात करें, SIR को लेकर भी जिस तरह से मूड था, और खासकर SIR का विरोध करना, और सबसे बड़ी बात EC इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का सीधे सीधे विरोध करना कि इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, इतने पैरामिलिट्री फोर्स क्यों भेजा जा रहा है, इतने सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से चुनाव हो रहा है, अन्य राज्यों में तो नहीं हो रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। इस तरह के चीज़ों को लेकर जो किया गया। और खासकर देखिए, मतगणना काउंटिंग की बात करें, उस समय काउंटिंग सेंटर पर भी जिस तरह से अलर्ट रहने के लिए TMC के कार्यकर्ताओं को कहा गया। देखिए रेखा जी, अगर कहा जाए, यहाँ पर रेखा सामने आई है जो कि है आसनसोल की, जहां पर काउंटिंग हो रही थी, उस दौरान कुर्सियों को तोड़ा गया है। हम जाएंगे हमारे दर्शक वो तस्वीरें भी देखिए जहां पर काउंटिंग के दौरान आसनसोल में झड़प हुई है और वहां पर कुर्सियों को तोड़ा गया है। वो तस्वीरें भी जो है वो यहाँ पर आ गई हैं सामने, और देखिए किस तरीके से कुर्सियों को यहाँ पर तोड़ा गया था। और झड़प की हम लोग बात कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर झड़प की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है, चाहे वो बांकुड़ा की बात कर ले, अब अगर आसनसोल की बात कर ले, सभी जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी बयान सामने आया है, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर दर्शा रहा है कि चीजों को यहाँ पर संभालने की कोशिश की जा रही है। अनिल, हम चाहेंगे कि आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में जरूर बताएं कि किस तरीके से प्रशासन सारी चीजों को संभाल रही है, क्योंकि इस तरीके से काउंटिंग स्थल पर कुर्सियों को तोड़ना, बाइक्स को गिराना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बाकी जो अन्य 4 राज्य हैं वहां पर सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग देखने को मिल रही है। जी देखिए, यहाँ पर जो कुर्सियां तोड़ी गई है, जिस तरह से आप कह रहे हैं आसनसोल में कुर्सियां तोड़ी गई हैं, ये तो TMC के कार्यकर्ताओं का अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ ये डरे सहमे हैं। हिंदुओं की बात करें, जिस तरह से वहाँ पर हिंदू डरे हुए सहमे हुए हैं कि मतगणना के पहले और मतगणना के बाद क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सेना की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर आप लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, TMC के गुंडे अत्याचार करेंगे, अत्याचार करते हैं वो चुन चुन कर मारेंगे। इसी को लेकर कहा जाए एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा न भड़क जाए, और हिंसा भड़काने के लिए TMC और उनके तमाम गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी की जिस तरह से जो मुसलमानों को लेकर जिस तरह से प्रेम रहा, हालांकि इसमें बीजेपी की ओर से यह भी साफ कहा गया कि मुसलमान अगर वोट नहीं देते हैं तो भी हमारी जीत होगी। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे देश में माइनॉरिटी के लिए स्पेशल फंड ममता बनर्जी देती हैं। स्पेशल फंड, सोचिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं वहां के लिए स्पेशल फंड ममता बनर्जी की ओर से दिया जाता है। लेकिन वही देखिए, एक सवाल आपसे अनिल ये रहेगा, चूंकि जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो एक EVM का ठिकरा हमेशा फोड़ा जाता है, लेकिन इस बार क्या लगता है, वो EVM का ठिकरा फोड़ा जाएगा या SIR का ठिकरा फोड़ा जाएगा? चूंकि SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है बंगाल चुनाव में, और अभी जो परिणाम आ रहे हैं, TMC के कई सारे नेता सोशल मीडिया पर यह कहना स्टार्ट कर चुके हैं कि SIR की वजह से हम लोग वोट नहीं दे पाए, हमारे कई कार्यकर्ता वोट नहीं दे पाए। तो इस बार ठिकरा किस पर फूटेगा, SIR पर या EVM पर? एक बार फिर से इंडी गठबंधन की ओर से हमेशा हार के बाद ठिकरा EVM में फोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मुद्दा SIR का भी था, जिसमें सोचिए कि वैसे लोग जो जिनकी मृत्यु हो गई है
वो उसके नाम पर भी वोट डाले जाते थे। बांग्लादेशी जो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पर हैं, वो बांग्लादेशी वोट करते थे, किसको करते थे? टीएमसी को करते थे, क्योंकि बांग्लादेशियों को कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, बांग्लादेशियों को हर सुविधा देने के लिए वहां पर ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से तत्पर थी, जिसे एसआईआर के माध्यम से लाखों लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटिंग लिस्ट से, वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया गया है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पहली बार इतिहास में कहा जाए आज़ादी के बाद पहली बार इतना बम्पर वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में। वो सबसे बड़ी बात है। 92% से भी ज़्यादा वहाँ पर मतदान हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि खुलकर वहाँ पर मतदाता पहुँचे मतदान केंद्रों पर, और जिस तरह से वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की गई है और वो देखते ही बन रहा था। और पूरे घरों से सभी लोग निकले हैं मतदान करने के लिए, लेकिन मतदान करने के लिए देखिए एक अच्छी खूबसूरती नजर आई थी। अनिल बने रही है हमारे साथ। पूजा, एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल एक हाईलाइटिंग राज्य बन चुका है, क्योंकि एक अलग तरीके की राजनीति वहां पर होती है। जैसा कि अभी आपने एक सवाल भी किया था कि अन्य राज्यों में काउंटिंग के दौरान ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही है, लेकिन बंगाल से आ रही है, हिंसात्मक खबरें आ रही हैं। तो अब क्या लगता है कि भाजपा के आने के बाद, चूंकि इन रुझानों के मुताबिक भाजपा पूर्ण गठबंधन के साथ है, तो ये तस्वीरें आने वाले समय में बंगाल में बदलेंगे? साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि आपने शुरुआती दौर में एक बात कही कि 15 सालों के इनके शासन को उखाड़ फेंकने का कार्य किया है, लेकिन अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, चाहे गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात में एक लंबा वक्त नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिया था। 3 टर्म उन्होंने पूरा किया था एज अ मुख्यमंत्री। उनके जाने के बाद भाजपा ही सत्ता में आई, लेकिन चेहरा बदला हुआ था। यानी कि उन राज्यों में इस तरीके का आतंक नजर नहीं आता है, इस तरीके की हाथापाई नजर नहीं आती। यानी कि अगर विकास है तो विकास के नाम पर वोटिंग है। क्या इन राज्यों में विकास नहीं था? डर था कि इनके शासन को खत्म करने की कोशिश की गई? अगर विकास होता तो फिर से इस टर्म को भी वो पूरा करती। देखिए, जरूर कहा जा सकता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सीपीआईएम का जो वो पूरा शासन था 1977 से 2011 तक, उस दौरान सीपीआईएम अपने मतलब 34 वर्ष पूरे कर चुका था। और उस समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीजों पर काम किए जा रहे थे, लेकिन युवा विरोधी और साथ ही साथ किसान विरोधी कई ऐसे नारे जो है वो ममता बनर्जी ने उस टाइम पर लगाए थे। 2011 के समय में जो पूरा चुनाव होने वाला था, उस समय जो पूरा माहौल बना था वो ममता बनर्जी के पूरे सपोर्ट में बना था। जनता सीपीआईएम से काफी ज्यादा नाराज थी। दंगा, फसाद और कई सारी चीजें हम लोग को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती थी। देखिए, एक दौर था पश्चिम बंगाल में जब पश्चिम बंगाल को एजुकेशनल और साथ ही साथ औद्योगिक हब के रूप में हम लोग जानते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से कई बड़ी कंपनियां जो है वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर चुकी है। तो उन सारी चीजों का आक्रोश जनता के बीच में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज के समय में पश्चिम बंगाल में लगभग 8000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, रेखा, जो कि एक नींव है बच्चों की। जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए वो सबसे बड़ा नींव माना जाता है कि वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन अगर सरकारी स्कूल ही बंद हो जाए तो पश्चिम बंगाल जो है वो एजुकेशन से अपने बच्चों को दूर कर रहा है। ये साफ तौर पर नजर आता है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि वहां से जो इंडस्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो सीधे सीधे वहां से शिफ्ट करने लगे और वो साउथ और साथ ही साथ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में चले गए, और जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके उन शहरों में जाकर के काम करने को मजबूर हो गए। यानी कि अपने राज्य में अपने लोगों को नौकरी नहीं मिल पाना, ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा बना था। और उस समय ममता बनर्जी ने जब उनकी राजनीति में जन्म हुई थी, तब उस समय उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत प्रमुखता से उठाया था। और वो सफेद साड़ी, वो हवाई चप्पल उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट बना था, जो आज भी वो लेकर के चलती है। लेकिन शायद अब उनकी सादगी में वो बात नहीं रही है, इस वजह से जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। सादगी के माध्यम से आप भले सत्ता में काबिज हो जाए, लेकिन जब तक जनता के दिलों में आप प्रवेश नहीं करेंगे तो 2-3 टर्म के बाद शायद जनता आपको मौका नहीं देगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी की ये दशा हुई है। लेकिन पूजा और अनिल, आप दोनों से ही मतलब एक एक करके सवाल रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल है, असम है, यहाँ पर भाजपा जो है भगवा से ये दोनों राज्य भरे हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु एक वो राज्य जब एक दौर था जयललिता का, अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो भी थी जयललिता और उनका जादू वहां पे चलता था। अब विजय थलपति जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए, पहली बार चुनाव लड़े, अपनी पार्टी बनाया, उन्होंने ऐलान किया और
अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर तमिलनाडु में वो छा गए, यानी कि एमके स्टालिन और राहुल गांधी का पत्ता जो है पूरी तरीके से साफ उन्होंने कर दिया। इसका श्रेय क्या साउथ इंडस्ट्री को आप लोग देना चाहती हैं या फिर विजय थलपति का क्रेज जो जनता के बीच में बना हुआ है उसको जाता है, क्योंकि एक ज्योतिष भी है जिनकी भविष्यवाणी सच हुई है? देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो साउथ में विजय थलपति का एक अलग क्रेज हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग दोनों को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, एक तो वो साउथ के एक ऐसे अभिनेता के रूप में सामने आए थे जो कि हर दिलों पर राज करते थे, और प्लस उनके जो मुद्दे थे जो जनता के बीच में उन्होंने रखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो साउथ के हर एक कोने से वाकिफ है। वो एज एन एक्टर वो हर एक रूरल से रूरल इलाके में भी गए हैं और बड़े से बड़े शहर भी गए हैं शूटिंग के लिए, तो हर वो सिचुएशन से वो वाकिफ थे और लोगों की जो अपेक्षाएं थी उनको भी वो जानते थे, तो उससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। और साउथ के जो पूरी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करती नजर आई और उन्होंने कई सारे कैंपेन्स भी किए थे। देखिए, अगर हम लोग हमारे दर्शकों को हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर विजय थलपति की जो बेटियां हैं और उनके घर के जो पूरे परिवार जन है वो सभी डांस करते नजर आ रहे हैं और वहां पर अपने ही पिता के गाने पर वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत तस्वीर हम लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है। और वहां पर जरूर जो वामपंथी पार्टी थी तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे, विजय थलपति आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर ये जरूर दर्शाता है रेखा कि अब वामपंथी पार्टी जो है अब किसी भी राज्य में एक सरकार चलाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। पहले पश्चिम बंगाल से 15 साल पहले जनता ने उन्हें बाहर किया और अब वो तमिलनाडु से भी बाहर हो रहे हैं। तो अब ऐसा भारत में कोई भी राज्य नहीं बचा है रेखा जहां पर अब वामपंथी पार्टी जो है वो एज अ लीडर, एज डोमिनेटिंग लीडर के रूप में वहां पर वो काम कर रहे हो या फिर सरकार चला रहे हो। देखिए, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती है। विजय थलपति के बारे में एक चीज मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगी कि विजय थलपति ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है पब्लिक ओरिएंटेड फिल्में जो है वो ज्यादातर रही हैं और उन फिल्मों में इन्होंने एक नायक की भूमिका निभाई है जो कि जनता के मुद्दे को उठाता है और उनका समाधान करता है। राजनीति भी बिल्कुल वही है कि अगर आप एक लीडर बनते हैं तो जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए बनते हैं। अनिल, विजय थलपति की बात थोड़ा सा हम लोग करेंगे आपसे, चूंकि इसलिए करेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि इंटरटेनमेंट जगत का एक हीरो आता है पहली बार और दिल्ली की तर्ज पर जैसे अरविंद केजरीवाल छा गया, बिल्कुल उसी तर्ज पर छा गए और सबके दिलों को जीत लिया उन्होंने। विजय थलपति से कैसे देखते हैं? टीवी के इन्होंने बनाया, पार्टी टीवी के 2 साल पहले ही इन्होंने बनाया है टीवी के, और ये स्टार हैं वो टॉलीवुड के फेमस स्टार, और टॉलीवुड कहा जाए कि इतने सुपरस्टार जो पूरे देश भर में उन्हें पसंद करते हैं। और ख़ासकर अगर बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पर जिस तरह से उनका क्रेज़ है वो देखने लायक है, क्योंकि वहाँ पर आप जिस तरह से जिक्र की हैं कि वो नायक के रूप में हमेशा वो फिल्मों में रहते हैं और एक मुद्दे ऐसे उठाते हैं जिसमें वो परिवर्तन की बात हर फिल्म में दिखता है और जिसको लेकर लोग पसंद भी करते हैं और वो एक बिल्कुल नया रहता है। इसलिए विजय थलपति ने ये 2 साल पहले ये जो बनाए पार्टी टीवी के, उन्हें खुद उम्मीद नहीं था कि इतनी ज़्यादा सीटें इस बार प्राप्त होंगी, लेकिन वही है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो विचारधारा है उनका वो रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस के साथ वो मिलकर तमिलनाडु में सरकार बनाते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार विजय थलपति का जो है क्रेज जबरदस्त दिखा के साथ उनकी पार्टी वहां पर सत्ता में आने की उम्मीद ऐसी लगा बैठी है, तो गठबंधन का फिलहाल तो सवाल तमिलनाडु में नजर नहीं आता। लेकिन पूजा, एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो छवि रही है इन सभी राज्यों में काफी निराशाजनक रही है, लेकिन केरल की बात करें तो केरल में फिलहाल उसके लिए अच्छी खबर यही है कि सत्ता में वहां पर
वापस आ रही है देखिए, फिलहाल के रुझानों के मुताबिक? देखिए, अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो केरलम में फिलहाल कांग्रेस को जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, शायद कांग्रेस को केरलम में वही मिल रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस मात्र 2 ऐसे राज्य थे जो कि अगर कर्नाटका की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, अब केरलम भी जो है वो कांग्रेस के पास आ रही है। तो यानी कि डूबते को तिनके का सहारा केरलम से मिल रहा है। और वहां की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जश्न भी देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां पर कांग्रेस के जो यहां पर जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जो है वो वहां पर केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें यहां पर साझा हो चुकी हैं जहां पर वो अपने लोगों के साथ यहां पर केक काट रहे हैं और मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केक काटा जा रहा है और जो लोग जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मिठाइयां रखी हुई है और केक काटने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि कांग्रेस को डूबते को यानी कि तिनके का सहारा मिल गया है। और कांग्रेस को इस बात की जरूर खुशी होगी कि भले ही पश्चिम बंगाल में सीटें ना मिल रही हो लेकिन केरला में जरूर मिल रही है। क्योंकि वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे रेखा, तो वर्तमान स्थिति ये बताती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो पहले 2 सीटों पर नजर आ रही थी अब 0 पर बढ़त नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस की जो बढ़त थी वो खत्म हो गई है। पूजा, चूंकि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता हैं और उनके नाम उनकी सीट भी पार्टी जो है वो नहीं बचाती नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआत में ही वो काफी पीछे चल रहे थे और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 0 है। यानी कि अधीर रंजन चौधरी जो कि अक्सर मुखर रहे हैं टीएमसी को लेकर के, शायद इंडिया अलायंस के तहत अगर ये लोग चुनाव लड़े होते तो बंगाल की तस्वीरें शायद कुछ अलग होती। जरूर, देखिए, बंगाल की तस्वीरें कुछ अलग होती अगर इंडिया गठबंधन रहता तो। लेकिन देखिए, अब इंडिया गठबंधन की बात क्या ही की जाए, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे बिहार की तो वहां पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आया, पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस नजर नहीं आया। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार जब चल रहे थे तो राहुल गांधी जो है वो पीएम मोदी की सराहना कर रहे थे लेकिन टीएमसी को वहां पर वो गिराते हुए नजर आ रहे थे। तो ये आखिर कैसा गठबंधन है, इस पर बहुत सारे सवाल है कि नेता जब खुद ही एकजुट नहीं है तो फिर जनता कैसे एकजुट हो सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस की आज ये गति हुई है जरूर। और देखिए, लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में 3 सीटें मिल रही हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लेफ्ट और साथ में अदर्स जो है उन्हें 2, यानी कि मिला करके अगर लेफ्ट और अदर्स की बात कर ले तो 5 सीटें जो है वो उनके पास जा रही है। लेकिन कांग्रेस के हाथ से सीट जो है वो यहाँ पर गायब नजर आ रही है। और देखिए, एक बयान जो है वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है। जो आसनसोल में झड़प हुई थी उसका बयान जो है वो हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। जो पुलिस प्रशासन वहां पे सारी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी और झड़प जो हुई है उसको लेकर के पूरी कार्रवाई जो है वो वहां पर करती नजर आ रही है। पार्टी का कैंप सेंटर फोर्स यहाँ पे खड़ी हुई थी सर, उनके सामने यहाँ पे थी जरूर थी। इसलिए अगर किसी की कोई गलती है या किसी का परमिशन है, प्रचंड विजय, प्रचंड आशीर्वाद बंगाल की जनता का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। तो ये आपको हमने बयान सुनाया है जो लगातार झड़प बनी हुई है और हंगामे की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखिए, ये अंडरशूट था पश्चिम बंगाल में जो भी नतीजे होने वाले थे टीएमसी के पक्ष में होते तो शायद तस्वीरें ऐसी नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, भाजपा के पक्ष में जो तस्वीरें आ रही हैं, एक सबसे बड़ी खबर फिलहाल आसाम से आ रही है जहां पर बीजेपी जो है लीडिंग में 78 है और 2 सीटों पर वो जीत चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस अभी भी फिलहाल 23 सीटों पर आगे चल रही है, जीत अभी 0 बता रहा है। वहीं अगर दूसरे अन्य पार्टी की बात करते हैं तो बीओपीएफ जो है वो 9 सीटों पर लीडिंग है और 1 सीट वो जीत चुकी है। एजीपी जो है वो 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं माफ करिएगा एआईयूडीएफ जो है वो 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो आसाम में क्लियरेंस मिलता जा रहा है जहां पर आसाम जो है बीजेपी 3 सीटों पर अब जीत चुकी है, जो 2 सीट बनी हुई थी। तो आसाम से खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। वहीं केरलम की बात करेंगे, जो रुझान है वो अब परिणाम में बदल रहे हैं। केरलम पे हम जाएंगे पूजा, लेकिन असम की बात इसलिए करेंगे चूंकि हिमंता बिश्व शर्मा और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एक चेहरा दिया गया था गौरव गोगोई को,
वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बेहद निराशाजनक चीज है, क्योंकि आप जिसे एक नेता के तौर पर आगे करते हैं एक राज्य में, अगर वो नेता जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है यानी कि कुछ खामियां होगी। अनिल आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आप देखिए, गौरव गोगोई की हार हो गई है। ये अपडेट बता दें कि गौरव गोगोई जो है हार गए हैं। अब रुझानों के बाद सीधे रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं गौरव गोगोई की। सीधे गौरव गोगोई जो है वो वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो चुनाव में वो फिलहाल बहुत पीछे नजर आ रहे हैं और वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 23,182 वोटों से वो फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी हार जो है वो यहाँ पर हम लोग को नजर आ रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहाँ पर जरूर सामने आ रहा है। जरूर अनिल आगे बताएं। अनिल, ये जो वोटों का अंतर है काफी ज्यादा है, यानी कि 28,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हार पक्की है। इसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि एक नेता जिसे आगे किया गया था एक नेता के तौर पर, चेहरे के तौर पर, यानी कि उन्हीं के नाम पर असम में कांग्रेस चुनाव में आई थी और वही चुनाव हार गए। देखिए, कई वजह है इसमें। चूंकि हेमंत बिश्वा शर्मा जो वहाँ असम के मुख्यमंत्री रहे और उनकी ये कोशिश रही कि हमारे काम से ही हम आगे भी अच्छे सीट लाएंगे, यही रहा। और सबसे बड़ी वजह यही है, कांग्रेस काफ़ी कोशिश की कि हम बीजेपी को टक्कर देंगे, लेकिन वहाँ पर हेमंत बिश्वा शर्मा के काम जो है, देखिए एक राजनीतिक दल के जो नेता है वो कहा जाए अपने आप को सेवक समझते हैं और जो है नेता है, लेकिन वहाँ पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने लोगों के बीच पारिवारिक संबंध की तरह वहाँ पर रखा और मामा जो कहा जाए कि उन्हें सभी मामा कह के पुकारते हैं, वो दिल से उनका जुड़ाव रहा है, दिल से लगाव रहा है। और महिलाओं को साधने के लिए उन्होंने जिस तरह से योजनाएं चलाई और वो भी उसका भी जादू साफ देखने को मिल रहा है कि महिलाएं काफी खुश नजर आई। बड़ी खबर आ रही है, गौरव गोगोई जो है वो चुनाव हार चुके हैं, यानी कि इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा जो है वो हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी भले सत्ता में ना आए, लेकिन ये भी एक शर्मनाक है कि जिसे आपने चेहरे के तौर पर आगे किया, जिसके नाम पर आप चुनाव में आए थे, जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया है और वोट का अंतर काफी ज्यादा है। 23,182 वोट से वह चुनाव हारे हैं और ये शर्मनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चला है। एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि क्या अगर जेएमएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ होता तो क्या तस्वीरें अलग होती, अनिल? इसलिए ये सवाल है, चूंकि हेमंत सोरेन ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं उन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे चल रही है और रुझानों में बीजेपी आगे है, यानी कि वोटों का जो है वो बंटवारा वहां पर नजर आया। क्या गठबंधन होता तो तस्वीरें अलग होती, अनिल? देखिए, तस्वीर जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से अगर जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो बहुत कुछ बड़ा कुछ नहीं हो पाता। स्थिति यही रहती, क्योंकि जेएमएम की ओर से कहा जाए एक तरह से प्रयोग है, असम में उन्होंने प्रयोग किया है जो कुछ निकटवर्ती सीमाओं में उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए। ये एक प्रयोग था कि असम में हमारी पार्टी के परचम लहराएंगे, लेकिन ये कांग्रेस के साथ में गठबंधन की बात से भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी तरह से दम लगा दिया था इस बार और कई स्टेज पे सीधे सीधे उन्होंने कहा और उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही है, जिसमें घुसपैठियों की भी बात उन्होंने की, एसआईआर की बात की और किसी भी हालत में उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। हालांकि पूरे देश भर में स्थिति ऐसी है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि उन्हें भी ये सोचना होगा कि कब तक बीजेपी से अलग थलग रहेंगे। ये तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस को अब बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस को अब सोचने की जरूरत है और ये मंथन का दौर शुरू होगा। बिल्कुल, मंथन का दौर शुरू हो चुका है। एक बयान यहाँ पर सुनाएंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बंगाल की जनता से कहा था कि एक मौका हमें दीजिए। शायद पीएम मोदी के उस मांग को बंगाल की जनता ने स्वीकार कर लिया और इसीलिए अब ये जो रुझान है वो अब परिणाम में तब्दील हो रहा है। पीएम मोदी का वो बयान पहले दर्शकों को सुनाते हैं। साथियों, टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा,
हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और साथियों, मैं सभी शरणार्थियों को, मतुआ नामशूद्र परिवारों को भरोसा देता हूं कि आपको नागरिकता मिलकर ही रहेगी। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। आजादी हिंसा और दंगों से, आजादी टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी घुसपैठ और घुसपैठियों से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी तुष्टीकरण और परिवारवाद की बीमारी से। साथियों, यही वो आजादी है 21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौटाएगी। इन सभी साथियों को दिया आपका एक एक वोट यहां बीजेपी का सीएम बनाएगा और फिर पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। बंपर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी भय मुक्त होकर बीजेपी के साथ है। आज बंगाल के टैक्सी वालों से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक भय मुक्त होकर बीजेपी की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। आज नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। आज बंगाल के सरकारी कर्मचारी से लेकर बंगाल के पुलिसकर्मी तक भय मुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। बंगाल के शिक्षक, यहां के वकील, यहां के डॉक्टर,
हर प्रोफेशन के लोग बीजेपी के समर्थन में उतर हुए हैं। हर कोई कह रहा है, चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही आवाज आ रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर आप लोग एक बार भरोसा करिए और एक मौका बंगाल में दीजिए। बंगाल की जनता ने उनकी बातों को काफी गंभीरता से लिया पूजा, और उन्हें मौका दे दिया, और मौका ऐसा वैसा नहीं दिया, छप्पड़ फाड़ के मौका दिया। देखिए, छप्पड़ फाड़ करके बंगाल की जनता ने यहाँ पर वोट किया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ओवरऑल पहले और दूसरे चरण के मतदान देखिएगा तो 93% तक गए, और ये एक ऐतिहासिक वोटिंग जो है वो वहां पर हम लोगों को देखने को मिला, और वो इतिहास जो है पश्चिम बंगाल ने रचा है। और अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि रुझान जो है वो काफी स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जो कि जीत के आंकड़े में बदल सकते हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नजर आ सकती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर जब पीएम और सीएम एक पार्टी के हो तो विकास जो है वो दोगुनी तेजी से होगा, और जो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पाई है, जब हमारा सीएम होगा वो आप तक वो सारी योजनाएं पहुंचाएगा। और अगर हम लोग अमित शाह की बात करते हैं, देखिए अमित शाह भी एक एजेंडे के साथ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं इसीलिए उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, और जो राजनीतिक सूझबूझ है वो काफी अलग हम लोगों को देखने को मिलती है। और उसी सूझबूझ और जो चाणक्य नीति उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल की थी वो ये थी कि यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में जो है वो पश्चिम बंगाल का ही जो बेटा, जो माटी पुत्र होगा, वही वहां पर पश्चिम बंगाल की कमान संभालेगा और वही सीएम बनेगा। इस एजेंडे के साथ चले, क्योंकि टीएमसी ने एक मुद्दा छेड़ा कि अगर गुजरात से लोग आकर के पश्चिम बंगाल चलाएंगे तो पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उस एजेंडे को पूरा रिवर्स साइकोलॉजी के साथ अमित शाह ने इस्तेमाल किया और स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल का सीएम पश्चिम बंगाल का माटी पुत्र ही रहेगा। सीएम का जिक्र आपने किया है पूजा, तो मैं चाहूंगी कि हालांकि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन कुछ संभावित ऐसे नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, बीजेपी सत्ता में आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि अब रुझान भी परिणाम बनने लगे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा, कौन से वो संभावित नाम है? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की ओर सभी लोग नजर टिकाए हुए हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो सीधे सीधे ममता बनर्जी से टक्कर ले रहे हैं, तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चर्चा है, आगे बढ़ाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं, और साथ ही अनिल जी के साथ हमारी एक भाजपा नेत्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनिल जी, चूंकि बंगाल के समीकरण अपने आप में है, मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो नेत्री है आप उनसे थोड़ी सी बंगाल चुनाव पर चर्चा करिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अनिल, मुकाबला बंगाल में तो देखा ही गया, 5 राज्यों में भी देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस केरलम को छोड़कर पूरी तरह से गड़बड़ हालत में है। हमारे साथ दर्शकों को बता दें कि झारखंड से बीजेपी नेत्री पायल जी जुड़ी हुई हैं, और पायल जी से हम बातचीत करेंगे इस बंगाल चुनाव को लेकर, और असम में क्या जादू चला है हेमंत बिस्वा शर्मा का, और ममता दीदी क्यों अब विदा लेती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ हुआ पायल जी, कितनी मतलब इस बार जो है बीजेपी की प्रचंड जीत, एक तरह से कहा जाए असम और बंगाल में सुनामी कहा जाए इसे, कहा जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग काफ़ी खुश हैं कि बंगाल में कहते हैं ना, दीदी बोल रही थी कि हम बंगाल के बेटी हैं, तो बेटी को बहुत दिन मैके में रहना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये हमारे क्या बोलते हैं बड़े भाई अमित शाह जी ने उनको साबित कर दिए, और बड़ा भाई होने के नाते अमित शाह मोदी जी जा करके और उनके अच्छे से विदाई करने का काम किए हैं। तो दीदी अब ससुराल चली गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैके में ज़्यादा दिन बेटियों को रहना शोभा नहीं दे रहा था, तो आज वो ससुराल गई है, तो हम लोग भी खुश है कि दीदी ससुराल चली गई है। देखिए पायल जी, ये तो हुई ससुराल जाने की, लेकिन देखिए यहाँ पे
कहा जाए अत्याचार, जिस तरह से लोग वहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और वहाँ पे जिस तरह से गरीबी थी जिसके कारण हम वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार ठान लिए थे कि दीदी को जो है विदा करना ही है। जी जरूर, ये तो सोच करके ही आंखों में आंसू भर आती है कि महिलाओं के साथ इतनी अत्याचार होती थी, महिलाएं इतना वहाँ पे डरी सहमी रहती थी। और क्या बोले, जो छात्र के साथ में हुआ था, बहुत सारे मेडिकल छात्र के साथ में तो बहुत सारे ऐसे कार्य थे, मतलब वो थे दहशत जो होता है, दीदी का वहाँ दहशत फैल चुका था जो कि बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। और ये बर्दाश्त करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी कि बहुत ही दुर्भाग्य से वो महिलाएं जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार होते रहा, और वो अपना मतलब सहन शक्ति को बर्दाश्त करने की, कहते हैं ना बर्दाश्त करने की ये क्षमता होती है, तो वो भी अपना क्षमता को दिखाते हुए आज बंगाल की सभी दीदी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ला करके आप सभी का मतलब आप सभी ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, और अपने दुख से, गुंडागर्दी से आप वहां पे बंगाल में गारंटी के साथ आप एकदम निश्चित पूर्वक अच्छे से बाहर निकल पाइएगा, घूम पाइएगा। कोई टीएमसी का सरकार अब दहलाने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, पीटने वाला नहीं है, और न ही आप पे अत्याचार करने वाला है। देखिए दर्शकों, पायल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ की जनता से भी अपील है, लाइव इंडिया की ओर से पायल जी ने भी अपील की है कि अब डरने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अब जो है टीएमसी, सीधे सीधे कहा जाए कि टीएमसी का खात्मा हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या, सवाल ये बड़ा है कि क्या अब काउंटिंग के बाद स्थिति क्या होगी। और जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार कह रहे हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं कौन कौन। अगर हिंदू अगर टीएमसी को भी वोट दिए हैं तो भी ये हिंदू अगर टीएमसी को भी वोट दिए हैं तो भी वहां पर स्थिति ऐसी है कि वो पत्थर चलेंगे, हिंसा होगी, क्या कुछ होगा। डरे समय तो लोग हैं ही। और देखिए वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सेना के जवान हैं, तो वो भी कितने दिनों तक रहेंगे। तो कहते हैं ना कि खिसियाली बिल्ली खंभा नोच दी है, तो ये तो अभी मतलब तत्काल घाव जो है वो भरने में टाइम लगेगा। लेकिन ये गारंटी है कि भाजपा की सरकार जब वहां बन गई है, जब इन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके भाजपा पे अपना विश्वास जताया है, बीजेपी की सरकार पे अपना मतलब विश्वास जताया है, तो बीजेपी के सरकार भी उनका हर एक दुख का बहुत अच्छे तरह से मतलब ये रखेंगे, सुख का ख्याल रखेंगे, और एक भी दुख हमारे हिसाब से वहाँ आने नहीं देंगे। लेकिन रह गई कि वो लोग बहुत ही खिसियाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ कांड तो बनता है, वो तो करेंगे। देखिए कुछ ना कुछ हिंसा की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनती है तो वहां के लोग जो है साफ तौर पे विश्वास तो है कि अब बीजेपी के जो गुंडे हैं वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि सलाखों के पीछे बहुत जल्द भेजे जाएंगे और कई ऐसे धाराओं को लगाया जाएगा। और चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके घरों से भी हथियार मिले हैं, और जो टेप कांड जो हुआ जिसमें बीजेपी बैलेट बॉक्स में कहा जाए कि जिस तरह से वहाँ पर बीजेपी का सिंबल पे वहाँ पर टेप लगाया गया ताकि वो वोट किसी को न दे, कई ऐसे मामले हैं जो पुलिस के नज़र में है, और पुलिस तमाम वहाँ पर उन टीएमसी गुंडों की जो लिस्ट बनाई है उसको देखते हुए वहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा। पायल जी ये बताइए कि क्या अब महिलाएं 8 बजे रात और 10 बजे रात को घूम पाएंगी, क्योंकि ममता दीदी तो यही कहती थी कि क्यों घूमती हैं 8 बजे रात को 10 बजे रात को। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी 8 बजे और 10 बजे काम हो तो घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बिना बगैर काम का हम भी अगर बाहर जाते हैं तो घर वाले का रहता है। ममता दीदी जो है ये कहती थी कि ये आज़ादी छीनने वाली बात है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी तो उम्मीद है कि महिलाएं
खुलकर बाहर निकले। जी जी बिल्कुल। जैसे मतलब हर जगह जहां हमारी सरकार है, जहां पे हमारी सरकार है, वहां पे हम लोगों, आज मैं बता दूं कि ये महिलाएं जो हैं हर जगह पे मोदी जी के 2014 में आने के बाद हम खुद अपने आप को मैं बता रही हूं कि मैं इतनी देरी सहमी रहती थी। आज किसी भी कोने में जाने के लिए मैं अपना स्कूटी उठा करके और जाती हूं और आती हूं, अपना कार्य करती हूं, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी का विश्वास है। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पीछे हमारे पिता, जैसे कि बड़े बुजुर्ग का जो होता था अपना घर का एक पर्सन का, कि जैसे आदरणीय हमारे जो हैं पिताजी हैं, भाई हैं, ये हमारे पीछे है, हम कुछ बाहर जा रहे हैं तो ऐसा हमारे सरकार हमारे पीछे है। देखिए, चूंकि आप झारखंड की राजनीति करती हैं और ये बताइए कि जेएमएम जो है, यहाँ पर तो जेएमएम का सरकार है, जेएमएम की सरकार है, हेमंत की सरकार है, तो अगर कहा जाए असम की बात करें तो असम में जेएमएम ने कोशिश की कि वहाँ पर हमारी 2-4 सीटें आ जाएं, तो क्या लगता है कि जेएमएम ने वहाँ पर कोई जादू चला या फिर आदिवासी चेहरा का कुछ? नहीं, जेएमएम का क्या ही, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो असम में जाकर के क्या ही कर लेंगे। थोड़ा सा हमें बताइए कि मतलब यहाँ पे आए दिन यहाँ बेटियों के साथ छेड़खानी, अरे 12 साल का, 11 साल का, 10 साल का, इस सारे हद तब पार हो गई जब 4 साल की बच्ची के साथ वैन में उसका खुद का ड्राइवर, जो स्कूल का ड्राइवर है वैन का, वो खुद छेड़छाड़ कर रहा है। तो आप ये झारखंड छोड़ करके आप कहाँ चले गए पगलाने के लिए आसाम में? आप पागल हैं क्या? हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप पागल हो गए हैं? अपना सरकार अपना घर तो संभाल नहीं रहा है और आप और आपकी बीबी दोनों मिल करके चले गए थे आसाम में। तो आपको पता नहीं है आसाम में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। वो एक्चुअली वो खुद अपना आसाम को संभाल लिए हैं और आपकी जरूरत वहां नहीं है। आपकी जरूरत झारखंड में जहां है वहां तो आप सही से कार्य कीजिए, वहां तो आप अपना दिखाइए कि नहीं, मतलब झारखंड के जिसको आप ठग करके, जो मैया बहन की योजना दे करके ठगने का काम करके आप सरकार में आया, आज वो मैया और दीदी के साथ में क्या हो रहा है, एक बार मैं कल्पना सोरेन को महिला होने के नाते मैं उनको एक बार बताना चाहूंगी कि आप एक महिला है और महिलाओं के दुख को, तकलीफ को, उसको समझने का कोशिश कीजिए और आप अपना राज्य संभालिए। आप खुद का राज्य तो संभालता नहीं है। देखिए, जेएमएम की भी बात हो गई यहाँ पर, देखिए, लेकिन एक चीज बताइएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या जादू चला कि इस बार फिर वो बहुत प्रचंड जीत कहा जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा की सुनामी कहा जाए, वहाँ पर क्या जादू है? क्या महिलाएं बहुत खुश हैं वहाँ पर जो उनको योजनाओं के तहत जो राशि दी जा रही है, या फिर कई योजनाएं, क्या महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ली हैं? जी, हमारी महिलाएं, हम आधी आबादी हैं। मैं इसमें भी कहना चाहूंगी कांग्रेस को थोड़ा सा शर्म कर लेने के लिए कि हम लोगों को जो नारी बंधन अधिनियम जो मिल रहा था ये भी उसको नहीं भाया। मैं क्या ही बोलूं, कितनी शर्म की बात है कि हम महिलाएं आधी आबादी होते हुए भी हम लोगों को 4%, 5%, 10%, ये क्या है? हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं। और जो कि देने का काम ये 16, 17, 18 को जो अधिनियम लागू होना था, ये कांग्रेस वाले ने उसको भी हटा दिया। तो ये महिलाएं जो है, आप एक बात याद रखिएगा, जिस घर में महिलाएं का राज चलता है वो घर इतना शांत, इतना अच्छे से चलता है, उसमें इतना खुशहाल होती है। उसी तरह से जहां हम महिलाएं खड़े हो जाते हैं कि जिसको संभालना है इस देश को, तो हम महिलाएं संभालना भी जानते हैं और जिसको बर्बाद करना है उसे बर्बाद करना भी हम लोग जानते हैं। तो पायल जी, एक ये भी बताइए कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो मंच से कहा कि इस बार झालमुड़ी की उन्होंने बात की, झालमुड़ी पश्चिम बंगाल में खाया, और देखिए उन्होंने मिठाई की भी बात की है, तो क्या आप लोग किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? कहते हैं ना, वो बंगाल के बात में बोल दूं थोड़ा सा, झालमुड़ी 10 रुपए का वो खाए मोदी जी, और मिर्ची तो हमारी दीदी को लग गई। तो ये जो मिर्ची लगी वो इतना तेज लग जाएगा, हम लोग भी विश्वास नहीं करते थे कि मतलब बंगाले छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये हाल में अभी हमारी दीदी आ गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी का वहाँ पे बहुत ही
झालमुड़ी खाना हमको लगता है बहुत ही शुभनीय है। किस तरह से यहाँ पर आप जश्न मनाएंगे आप? यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी 4 बजे से मैं बता दूं कि हमारे प्रदेश कार्यालय में हरमू में हम लोगों का जश्न है, जिसमें सारे मीडिया बंधु को मतलब सादर आमंत्रित है, सभी आ रहे हैं। तो हम लोग सब वहाँ पे हैं और 6 बजे से हम लोग आलवट एक्का चौक पे अपना जश्न मनाने का तैयारी में है। इसमें झालमुड़ी भी रहेगा? जी जरूर। देखिए पूरी तरह से पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा और जश्न के साथ साथ झालमुड़ी और मिठाइयाँ भी इस बार बंटने की पूरी तरह से तैयारी है। बंगाल और असम की बात करें, एक पायल जी से एक सवाल और जरूर करेंगे कि जिस तरह से ममता दीदी ने विरोध किया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में, उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, SIR को लेकर उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? SIR तो बिल्कुल होना ही, जो हो रहा है उसको तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो होगा नहीं तब तक आप कैसे जानिएगा कि पायल जी कहाँ से, हम कैसे जानेंगे आप कहाँ से? तो ये होना जरूरी है। बांग्लादेशी घुसपैठी को जिस तरह से पाल के रखा गया था उसका, इसीलिए तो ममता दीदी को इसीलिए तो थोड़ा ज्यादा ही मिर्ची लग गया कि भाई वो जिस माध्यम से रखे थे, जिस माध्यम से वो राज कर रहे थे, जिनके बदौलत अगर वो चिट्ठा उनका खुलने लगा तो मिर्ची तो लगना वाजिब है। तो जिस तरह पश्चिम बंगाल में महिलाएं भी खूब जो मतदान केंद्रों पर पहुंची, भारी संख्या में उनकी भी लाइनें दिखी, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो कहे मन से वो महिलाओं को लगा कि हाँ ये मोदी जी सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जब तक मोदी जी का बात महिलाओं के हम दीदी को नहीं लगा होता तो आज बिना डर के, बिना झिझक के, अपने जान और प्राण का, क्योंकि TMC का लोग हर जगह पे तैनात था, हर जगह पे वो मतलब डराने का काम करता था, उनका गुंडा। और आप देखिए ना, EVM मशीन को भी टेप लगाने का काम कर दिया, इतना डर घुस गया था ममता दीदी के अंदर में। और इतना गुंडागर्दी कहीं सुने थे क्या? कहीं नहीं सुने थे हम लोग आज तक, जो कि अंदर में जाकर के टेप लगाने का काम कर दिया। फिर भी कहते हैं ना, जिसका भला अगर ऊपर वाला करने वाला हो उसका नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पायल जी देखिए, अब तो ठीक रहा, EVM पर भी फूटेगा और इलेक्शन कमीशन पर भी फूटेगा। हो सकता है कि इलेक्शन का पूजा जी और रेखा जी को कह रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के जो गेट है उसके बाहर प्रदर्शन भी TMC की ओर से किया जाए, और वो जो ठिकरा फोड़ने की बात है EVM का, वो भी अब शुरू हो जाएगा। जी रेखा जी। अनिल जी, नीतू जी हमारे साथ जुड़ी, पायल जी हमारे साथ थी। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है, पूजा चूंकि आपसे एक आखिरी बार जानना चाहेंगे कि अभी तक के जो ताजा आंकड़े हैं एक बार पहले दर्शकों को बताइए, फिर इस कार्यक्रम को हम लोग अंत करेंगे। जरूर। देखिए, अगर वर्तमान में आसाम की बात करते हैं तो अब रुझान जो है वो जीत की ओर बढ़ रहा है। और अभी अगर आसाम की हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो 126 में से 122 सीटों पर चीजें जो है धीरे धीरे करके स्पष्ट हो रही हैं। अभी भी कई सीटें जो है वो अभी भी संशय की स्थिति में बनी हुई है। अगर बीजेपी की बात करते हैं आसाम में तो बीजेपी 78 सीटों पर लीडिंग है और 3 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस की बात करेंगे तो वो 21 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अभी फिलहाल जीत का आंकड़ा जो है वो तय नहीं कर पाई है किसी भी सीट पर। बहुमत जो है वो लीडिंग सीट जो है वो अभी फिलहाल बना हुआ है। वहीं BOPF की बात करते हैं तो 9 सीटों पर बढ़त है और 1 सीट जो है उस पर वो उन्होंने जीत हासिल की है। AGP जो है वो 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं AIUDF जो है वो 2 सीटों पर यहाँ पर आगे नजर आ रही है। और आसाम में JMM की जो सीट थी, जो एक बढ़त नजर आ रही थी, वो अब पूरी तरीके से उसका सफाया हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे केरलम की, तो केरलम में कांग्रेस जो है वो 53 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 12 सीटों पर जीत अपनी सुनिश्चित कर चुकी है। वहीं CPIM की बात करेंगे तो केरल में 19 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और 6 सीटों पर वो जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं IUML की बात करते हैं तो वो 20 सीटों पर लीडिंग है और 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। CPI की बात करेंगे तो 6 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं, 2 सीट पर उनकी जीत हो चुकी है। वहीं
KEC की बात करते हैं तो 5 सीटों पर वो जो है चुनाव यहाँ पर लीड कर रहे हैं और 2 सीट जो है वो अभी 2 सीट जो है वो जीत चुके हैं। और केरलम की अगर बात करते हैं तो 140 में से 127 सीटों का आंकड़ा जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पौंडीचेरी की बात करते हैं तो पौंडीचेरी में यहाँ पर 30 सीट है और 30 में से 17 सीट जो है वो धीरे धीरे 18 सीट जो है वो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। AINRC जो है वो 1 सीट पर लीड है और 9 सीटों पर वो जीत हासिल कर चुकी है। वहीं बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी जो है वो 1 सीट पर लीड कर रही है, 2 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर लीड कर रही है, 1 जीत चुकी है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे IND की तो INC कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो 0 सीटों पर लीड कर रही है और 1 जो है वो जीत चुकी है। IND की बात करेंगे तो वो 2 सीटों पर लीड कर रही है और 1 सीट वो जीत चुकी है। वहीं LJK की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 1 सीट पर लीड कर रही है, अभी जीत का आंकड़ा जो है वो तय नहीं कर पाई है। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में TVK जो है वो 107 सीटों पर लीड कर रही है, 0 जीत अभी जीत का जो सीट का आंकड़ा है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। DMK जो है वो 55 सीटों पर है, लीड कर रही है और 1 सीट जीत जो है वो दर्ज कर चुकी है। वहीं ADMK की बात करते हैं तो 52 सीटों पर वो लीड कर रही है और 0 अभी फिलहाल जीत दर्ज कर पाई है। वहीं PMK की बात करते हैं तो 5 सीटों पर लीड कर रही है, जीत अभी तक तय नहीं हुई है। और फिर वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है लेकिन जीत अभी तक दर्ज नहीं कर पाई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल लगातार संशय की स्थिति में है, जीत का आंकड़ा अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर लीडिंग 193 सीटों पर है, जीत अभी 0 है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे TMC की तो TMC जो है वो 94 सीटों पर लीड कर रही है, जीत जो है वो 0 है। AJUP की अगर बात करते हैं तो वो 2 सीटों पर लीड कर रही है और 0 अभी तक जीत दर्ज हुआ है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 1 सीट पर लीड कर रही है और 0 अभी फिलहाल जीत का आंकड़ा है। और CPIM की बात करते हैं तो वो 1 सीट पर लीड कर रही है और 0 अभी तक जीत दर्ज कर पाई है। तो ये पूरा पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है वो 294 सीटों में से 291 सीटों के बारे में हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे। रेखा, यानी कि जिन 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है, धीरे धीरे करके तस्वीरें साफ हो रही हैं, लेकिन हालांकि गिनती अभी भी हो रही है और गिनती कई चरण की बाकी है, तो रिजल्ट एग्जैक्ट आने में थोड़ा लंबा वक्त आज लगने वाला है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ है। रुझानों के मुताबिक 2 राज्यों में बीजेपी जो है वो अपना परचम लहराती नजर आ रही है। केरलम में कांग्रेस पार्टी जो है उसका परचम है, तो वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो विजय थलपति की पार्टी जो है वो आगे चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल असम में बीजेपी आगे चल रही है, तो कई सारी समीकरण बन रहे हैं और तस्वीरें रात तक जो है वो क्लियर होंगी, जीत भी तय हो जाएगा। और लेकिन फिलहाल रुझान के मुताबिक जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल से जुड़ी हर एक खबर की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।